हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम भारत के बेताज बादशाह की बात करने वाले हैं, जिन्होंने गांधी जी को यह सलाह दी थी कि अहिंसा को त्याग दीजिए और स्वराज को अपना लीजिए। जिन पर 3 बार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला, जो गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने वाले थे, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और जिनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वागत है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित कार्यकलापों पर विचार कीजिए और उन्हें पुरातन से आरंभ कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पारंपरिक गणपति उत्सव शुरू किया उन्होंने। तो हम सीधे बताते हुए चल रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। शुरू किया था उन्होंने 1893 को। दूसरा ये है, केसरी का संपादन शुरू किया था। केसरी का संपादन शुरू हुआ था 1881 में। सरकार से माफी मांगने से अस्वीकार किया और उन्हें 18 महीने का सश्रम कारावास झेलना पड़ा। ये था 1897 में पहला राजद्रोह का मुकदमा था ये। आगे बात करते हैं। शिवाजी उत्सव का आयोजन आरंभ किया उन्होंने किया था 1895 में, जो कि ये गणपति उत्सव के बाद किया था। इस तरीके से हमारा ये सवाल बनता है, सबसे पहले कौन होता है इसमें? सबसे पहले 1881 होगा, बी यानी पहला होगा, ये 2 है बी। उसके बाद होते हैं 1893, ए ठीक है। डी और सी में कौन सा है पहले? डी और सी में डी पहले है, तो हो जाएगा सेकेंड हमारा आंसर। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक स्लाइड में पूरी कोशिश रहती है कि कंप्लीट करने की। तो हम शिवा किसकी बात कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक की। आराम से पढ़ेंगे, साथ में अगर लिख ले रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया है। बाल गंगाधर तिलक की लिखते चलेंगे तो एक कंप्लीट नोट्स बनता रहेगा। इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त, ये 1856, और 1 अगस्त 1920 तक। ठीक है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इनके जीवन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मोटा मोटी 3 भाग में डिवाइड करके अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में मुझे लगता है आएगा। पहली बात ये कि जन्म से 1890 तक इन्होंने क्या क्या काम किए, और दूसरा हम डिवाइड कर सकते हैं 1890 से 1908 तक इनका प्रमुख रूप से कार्य क्या रहा। तीसरी बात होगी 1908 से 1920 यानी अपनी मृत्यु तक। तो सबसे पहले फेज में इनकी देखेंगे तो क्या रहा। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, बीच बीच में हम कहानी भी बताते रहेंगे। पहली बात तो एक न्यू इंग्लैंड न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल से जुड़े, न्यू इंग्लिश स्कूल इससे जुड़ते हैं। और ये शुरू किया था विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। विष्णु शास्त्री चिपळूणकर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तिलक को प्रेरित किया, उकसाया कह सकते हैं, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। ओके। दूसरी बात ये आती है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है। ये हुआ था, यानी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1884 को। कहा? पूना में। इसका मुख्य रूप से काम ये था कि जो दक्कन क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ पे शिक्षा का प्रसार करना मुख्य रूप से यही काम था। इसको भी तिलक बाई
तिलक के द्वारा, तिलक भी थे, अगरकर थे, ये आएगा आगे, अगरकर थे, नाम जोशी थे। ये ऐसा सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में थे या नहीं थे। तो 3 देके एक पूछ लेगा, 2 देके ये पूछ सकता है, वीएस आप्टे और रानाडे। बस एक बार लिखना है, उसके बाद आ जाएगा रानाडे, डीके कर्वे। ज्यादा लोग नहीं होते हैं, यही बार बार घुमा फिरा के आए। और इन्हीं के साथ इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से ही, यानी इस सोसाइटी के सानिध्य में, इसके अंतर्गत ही फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज क्यों था? फर्ग्यूसन कॉलेज इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि कॉलेज, हाँ, 1885 ये भी था कहाँ? पूना में। रीजन ये था कि ये बंबई के गवर्नर थे फर्ग्यूसन। इन्होंने 1200 रुपए का अनुदान दिया था इस कॉलेज के लिए। गवर्नर तो बंबई के थे, पूना में स्थापित हुआ था, लेकिन जब अनुदान दिया तो इन्हीं के नाम पे फर्ग्यूसन कॉलेज नाम रख दिया गया। और तिलक यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते थे, तिलक मैथ्स पढ़ाते थे। और वही अगरकर, ये जो अगरकर हैं, ये प्रिंसिपल भी थे यहाँ पे, और ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ही चलाया जाता था। बाद में होता है कि तिलक साहब 1890 में इस सोसाइटी से त्याग देते हैं, त्याग पत्र, और ज्वाइन करते हैं किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी ज्वाइन कर लेते हैं 1890 में। अब आगे बात करते हैं इसमें। इसमें पहली बात ये होगी कि इनके समय में एक ये कंसेंट, ईज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। ईज ऑफ कंसेंट एक्ट, ईज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सहमति, आयु सम्मति। ये अक्सर सवाल में आया हुआ प्रश्न है। अधिनियम कब आया था? आयु सम्मति अधिनियम कब आया था? एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? और इसको एक चीज और बोलते हैं, एक्ट 10 ऑफ 1891। ठीक, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यौनाचार यानी सहमति की उम्र को बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था, जो कि पहले कितनी थी? पहले 10 वर्ष थी। और महत्वपूर्ण बात ये इसमें है कि जो तिलक से इसके अगेंस्ट में थे, विपक्ष में थे, जबकि इसके पक्ष में सारे अंग्रेज थे, कई भारतीय भी थे, लेकिन तिलक साहब इसके अगेंस्ट में थे। तिलक के साथ एक और थे, रमेश चंद्र, इसके विरुद्ध में थे। इसी टाइम इसी से रिलेटेड एक केस और होता है, काफी फेमस है, जो रुखमाबाई, रुखमाबाई वर्सेस भीखाजी। भीखाजी रुखमाबाई के पति थे और इनका बाल विवाह हो गया था। इसी वजह से ये दुखी थी और आगे किसी से न हो इसके लिए ये लड़ रही थी। और हालांकि ये भीखाजी जीत जाते हैं, ये हार जाती हैं, फिर भी उस टाइम 1899 में इनको महारानी विक्टोरिया ने इनके विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इसी क्षेत्र में आएगा, मतलब ये जो इधर कर लेते हैं, 1890 की बात है और 1908 तक की बात कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी ये जो हमारे सवाल में भी था 1893 और 1895, इसको तो हम लोग देख ही लिए हैं। गणपति उत्सव था, और दूसरा था शिवाजी उत्सव। ठीक है, हाँ।
तीसरी बात आती है राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा। राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा क्यों होता है, ये मुकदमा ये देखते हैं। ठीक है, असल में बात ये थी कि 1896-97 में पूना में प्लेग फैला हुआ था। ठीक, प्लेग महामारी से बचने के लिए सरकार ने आदेश दिया था कि भाई घरों की आप तलाशी ले सकते हैं, घर में घुस सकते हैं, और किसी को हुआ है तो जैसे होता है महामारियों में, तो चापेकर बंधु ने इसको सीरियसली ले लिया कि नहीं। इसके पहले ये बात हुई थी, तिलक साहब ने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई घुसता है, ठीक है, अगर आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हैं तब तो ठीक नहीं है, मतलब घर पे घुसा और आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप खुद निकलिए और घर को बंद करिए और घर को आग लगा देनी चाहिए। ठीक, इन्होंने ये कहा। और चापेकर बंधु कौन थे? दो लोग थे, इन्होंने सीरियसली ले लिया, चापेकर बंधु ने सीरियसली ले लिया। इसमें थे दो लोग, पहले आते हैं दामोदर दामोदर अच्छा पहले कहानी बताते थे। दामोदर और बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि बालकृष्ण हरि, भाई साहब थे। चापेकर बंधु ने सीरियसली ले लिया और वो प्लेग कमिश्नर जो थे वहां पे, रैंड नाम था उनका, एक का नाम था आयरहस्ट। इन दोनों को भाई साहब इन्होंने मार दिया, हत्या कर दी। और ये कब करते हैं? 22 जून को 1897 में करते हैं। चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी रैंड और आयरस्ट की। तो इसको तिलक ने अपने पत्र केसरी में समर्थन दिया और कहा कि ये जो इन्होंने किया है वो वही किया है जो शिवाजी ने अफजल खान की हत्या के समय किया था। यानी उन्होंने इससे साम्यता बिठा दी कि जैसे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी, वैसे ही रैंड और आयरस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने की है, ये कर दिया। तो इस पे अंग्रेज तिलमिला गए और तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया 1897 में। फिर 18 माह की कारावास थी। ठीक, और इसके पीछे एक बात और थी कि जब 18 माह का कारावास दिया गया तो उसके पीछे 1897 में 1898 में क्या हो रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो अधिवेशन में इनको रिहा करने के लिए प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन उदारवादियों ने पारित नहीं होने दिया। एक प्रॉब्लम ये थी। हाँ, जब तिलक रिहा होके आए तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि निंदा प्रस्ताव पारित करने। क्यों निंदा प्रस्ताव? किसने? उस टाइम बंबई के गवर्नर थे सैंडहर्ट्स, उनके प्रति निंदा प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में रखना चाहा, लेकिन इसको भी उदारवादियों ने मना कर दिया। दो चीज से मना दुखित द्रवित होने का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कांग्रेस में मतभेद होने लगे उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच में, जिसका परिणाम था 1907 का सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस की फूट के रूप में आता है। ये इसके पीछे की कहानी है। चलो काफी लंबा हो जाएगा, फिलहाल देखते हैं दामोदर हरि और क्या थे? बालकृष्ण हरि। ठीक है, बालकृष्ण हरि थे। इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक, अगला देखते हैं क्या बात आती है। ये हो गया एज ऑफ कंसेंट, हो गया पुलिस चाकी, हो गया। हाँ, जब ये आते हैं, ठीक, हालांकि इन्होंने तिलक ने 1909 का जो क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसका जेल से ही समर्थन किया था, क्योंकि 1908 में चले गए थे तो जेल से ही समर्थन किया था, समर्थन दिया था। ठीक, अब 1914 आते हैं। 1914 में आते हैं जब बाहर, तो क्या बात होती है? स्वराज प्राप्ति के लिए लड़ाई चालू करते हैं, यानी अपना समर्पण स्वराज प्राप्ति के लिए करते हैं। इसी के चलते 1916 में
लखनऊ सम्मेलन में समझौता करवाते हैं। किससे? गरम दल और नरम दल का। तो इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है। बेलगांव में करते हैं, लेकिन बाद में उसका हेडक्वार्टर कहाँ जाता है? पूना उसको हेडक्वार्टर ले लेते हैं। 1916 में फिर से 1916 में फिर से भाषण देते हैं। किस पे? स्वराज पर। फिर से लगता है देशद्रोह। देशद्रोह लगता है, लेकिन जिन्ना, उस टाइम जिन्ना इनके वकील थे, दलील देकर बचा लिया। ठीक है, बचा लेते हैं। हाँ, राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा भी बात कर रहे थे ना, 3 मुकदमा चलता है। पहला तो ये हो गया 1897 में। दूसरा क्या हो गया? हाँ, दूसरा मुकदमा की बात कर लें, दूसरे मुकदमे की। दूसरा मुकदमा चलता है 1908 में, 30 अप्रैल। अब ये क्यों चलता है भाई? ये चलता है, प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस ने, कलकत्ता के जज थे। जज का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, कि उनकी गाड़ी जा रही थी डगलस किंग्सफोर्ड की, उस पे उन्होंने बम फेंक दिया। तो जैसे ही बम फेंका, उनको पता चला करे डगलस किंग्सफोर्ड इसमें था ही नहीं। तो डगलस किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन खुदीराम बोस, इनका दोनों का नाम बाहर आ गया था। प्रफुल्ल चाकी, तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली खुद से। ठीक, इनको फांसी हुई, खुदीराम बोस को। और ये जो कृत्य हुआ, इस पे गांधी जी ने निंदा की कि भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर वहीं तिलक ने समर्थन दिया, तिलक ने बचाव किया इन लोगों का, इन बच्चों का, यानी खुदीराम बोस का, उस टाइम बच्चे ही थे, प्रफुल्ल चाकी का बचाव किया तिलक ने। फिर इनको इसी के चलते देशद्रोह का मुकदमा चलता है। तुरंत बहुत तेजी से 9 जजों की जूरी बैठती है और 7-2 से मुकदमा फाइनल करते हैं कि भाई इसको बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 6 साल के लिए सजा देते हैं और वर्मा मांडले जेल भेज दिया जाता है भाई। $13 का मुकदमा भी डाला जाता है। जिन्ना ही वही वकील थे, लेकिन हार जाते हैं। ये देना पड़ता है, 6 साल की सजा काटते हैं। 6 साल की सजा काटते हैं और वहीं पर मांडले जेल में ही गीता रहस्य पुस्तक को लिखा था। गीता रहस्य मराठी में लिखा, गीता रहस्य मराठी में लिखा और हिंदी में अनुवाद करते हैं माधवराव सप्रे। अरे ये कोई बात नहीं, कट गया। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। तो माधवराव सप्रे भर भी गया था। तो आगे थोड़ा सा और बचा है कि उन्होंने क्या क्या और किया था। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में थोड़ा सा बड़ा हो गया लगता है, लेकिन हाँ, इसके बाहर नहीं जाना है। आर्कटिक, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, 1903 में ये बुक लिखी उन्होंने 1903 में। और इसमें बताया कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है। मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है, कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। यरवदा जेल में लिखी उन्होंने, यरवदा जेल में इस पुस्तक को लिखा था उन्होंने। और पत्रकारिता के मामले में हम पत्रकारी में आगे थे ही। उनकी पत्रिकाएं थी, पहले थी केसरी,
केसरी को 1881 में 4 जनवरी, और दूसरी थी महर्ता जिसको बोलते हैं मराठा। ये थी इंग्लिश में। देखो, मराठा इंग्लिश में नहीं थी, लेकिन केसरी मराठा में थी, मराठी में। यानी केसरी जो मराठा था मराठी में नहीं था, वो इंग्लिश में था, और केसरी मराठी में थी। तो ये थी, ये भी 1881 में आई थी, 2 जनवरी को ये हुआ था, लगभग साथ में ही। और साथ में किया था अगरकर। अगरकर, वही अगरकर जो पहली बात किए थे हम लोग। बाद में आगे चलकर उन्होंने 1888 में मतभेद हो गए थे तिलक से, तो अलग से पत्र, क्या अलग पत्र, सुधारक नाम था उसका, हाँ, सुधारक निकालते हैं अलग से पत्र। ठीक, चलिए दोस्तों, यहां तक ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन काफी अच्छा है वीडियो। थैंक यू।